जयतु भारतम मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी प्रोफेसर सतीश चंद अध्याय 9 विजयनगर और बहमनियों का काल तथा पुर्तगालियों का आगमन लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक। भारत के विंध्याचल से दक्षिण के प्रदेशों में 200 वर्षों से अधिक काल तक विजयनगर और बहमनी राज्यों का बोलबाला रहा। उन्होंने न केवल शानदार राजधानियों और नगरों का निर्माण कराया तथा उन्हें सुंदर इमारतों से सजाया एवं साहित्य कला को प्रश्रय दिया, बल्कि बहुत बड़े क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था भी कायम रखी तथा वाणिज्य, व्यापार और शिल्पों के विकास में भी योगदान दिया। इस प्रकार जहां उत्तर भारत में विघटनकारी शक्तियों की धीरे धीरे जीत हो रही थी, दक्षिण भारत एवं दक्कन में स्थिर सरकारों का एक लंबा दौर चला। इन सरकारों की समाप्ति 15वीं सदी के अंतिम चरण में बहमनी राज्य के विघटन और 50 साल से अधिक समय बाद 1565 ईस्वी में बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर की पराजय के साथ हुई। इस बीच भारतीय परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका था, जिसके दो मुख्य कारण थे। एक तो यह कि दक्षिण भारत में आकर पुर्तगाली भारतीय समुद्रों पर अपना दबदबा कायम करने का प्रयत्न कर रहे थे, और दूसरा यह कि उत्तर भारत में मुगलों का आगमन हो चुका था। मुगलों के आने से उत्तर भारत में एकीकरण के एक और दौर का रास्ता खुला तथा थल आधारित एशियाई शक्तियों और समुद्रों पर अपना दबदबा रखने वाली यूरोपीय शक्तियों के बीच मुकाबले के एक लंबे युग का सूत्रपात हुआ। विजयनगर साम्राज्य स्थापना और बहमनी राज्य के संघर्ष। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की, जिनके 3 और भाई थे। कथा के अनुसार ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में काम्पिली आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य में मंत्री बन गए। जब एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने के कारण काम्पिली पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण करके उसे जीत लिया, तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया तथा वहां विद्रोहियों से निपटने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। मदुरै के मुसलमान सूबेदारों ने पहले ही अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था और मैसूर का होयसल शासक तथा वारंगल का राजा अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। कुछ समय बाद इन दोनों भाइयों ने अपने नए स्वामी और नए धर्म दोनों का त्याग कर दिया। अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित किए गए और उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। हरिहर ने सिंहासन रोहण का वर्ष 1336 ईस्वी में बताया जाता है। नवोदित राज्य को पहले मैसूर के होयसल राजा और मदुरै के सुल्तान से दो हाथ करने पड़े। मदुरै का सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था। एक लड़ाई में उसने होयसल शासक को हराकर बहुत ही निश्चिंतापूर्वक उसे मार डाला। होयसल राज्य के विघटन से हरिहर और बुक्का को अपने छोटे से राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला। 1346 ईस्वी तक पूरा का पूरा होयसल राज्य विजयनगर के शासकों के हाथों में आ चुका था। इस संघर्ष में हरिहर और बुक्का की मदद उनके भाइयों ने भी की। उन्होंने विजित प्रदेशों के प्रशासन को संभाला। इस प्रकार आरंभ में विजयनगर राज्य एक सहकारी राज्य व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ था। अपने भाई की मृत्यु होने पर 1356 ईस्वी में बुक्का सिंहासन पर बैठा और उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति ने संभवतः उसे उत्तर और दक्षिण की ताकतों के मुकाबले ला खड़ा कर दिया। दक्षिण में उसके मुख्य प्रतिद्वंदी मदुरै के सुल्तान थे। विजयनगर और मदुरै के सुल्तानों के बीच संघर्ष लगभग 4 दशकों तक चला। 1377 ईस्वी तक मदुरै की सल्तनत लगभग मिट चुकी थी। अब विजयनगर साम्राज्य में पूरा दक्षिण भारत शामिल हो चुका था। दक्षिण में उसकी सीमा तमिल तथा चेर केरल देशों को समेटते हुई रामेश्वरम तक पहुंची थी। लेकिन उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी से हुआ। यह था बहमनी राज्य। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इसका संस्थापक जीवन में कुछ बनने की धुन लेकर साहसिक मार्ग पर निकला एक अफगान था, जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, इसीलिए उसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। गद्दी नशीन होने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का खिताब अपनाया। कहते हैं कि वह अपने को अर्धमिथकी ईरानी वीर पुरुष बहमन शाह का वंशज बताता था, लेकिन फरिश्ता द्वारा उल्लिखित एक लोक कथा के अनुसार उसने अपने ब्राह्मण संरक्षक के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए अपना नाम बहमन शाह रखा। जो भी हो, इसी किताब के आधार पर उसका राज्य बहमनी राज्य कहलाया। विजयनगर के शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तुंगभद्रा दोआब कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच पड़ता था। इसकी समृद्धि तथा आर्थिक संपदाओं के कारण इससे पहले इसके लिए पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच और फिर यादवों तथा होयसलों के बीच संघर्ष चला था। कृष्णा गोदावरी घाटी बहुत उपजाऊ थी और अपने अनेक बंदरगाहों के कारण इस क्षेत्र के विदेश व्यापार पर इस घाटी का नियंत्रण था। इसके स्वामित्व के लिए चलने वाला संघर्ष अक्सर तुंगभद्रा दोआब पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चलने वाली प्रतिद्वंदिता से जुड़ा हुआ था। मराठा देश में
मुख्य संघर्ष कोंकण और वहां तक पहुंचने का रास्ता देने वाले प्रदेशों के लिए था। कोंकण पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भूमि की एक पतली पट्टी है। यह पट्टी बहुत ही उपजाऊ थी और इसी में गोवा का बंदरगाह आता था, जो इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात और साथ ही ईरान और इराक से घोड़ों के आयात का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारत में अच्छी नस्लों के घोड़े नहीं होते थे, इसलिए गोवा के रास्ते घोड़ों का आयात दक्षिण राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच सैनिक संघर्ष आए दिन की बात बन चुके थे और जब तक इन दोनों राज्यों का अस्तित्व कायम रहा, ये संघर्ष भी चलते रहे। इन संघर्षों के फलस्वरूप विवादास्पद प्रदेशों में व्यापक तबाही और बर्बादी हुई। इनके साथ ही पास पड़ोस के इलाकों को भी तबाह होना पड़ा और तथा जान माल की भारी क्षति झेलनी पड़ी। दोनों पक्षों ने नगरों को लूटा, गांवों को जलाया, स्त्री पुरुषों और बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेचा और भी तरह तरह के बर्बरतापूर्ण कृत्य किए। उदाहरण के लिए, जब बुक्का ने 1367 ईस्वी में विवादास्पद तुंगभद्रा दोआब में मुडकल किले पर आक्रमण किया, तो उसने वहां की रक्षा वाहिनी के एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब यह समाचार बहमनी सुल्तान को मिला तो वह आग बबूला हो उठा और विजयनगर के खिलाफ कूच करते हुए रास्ते में उसने कसम खाई कि जब तक वह 1 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार न देगा, अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखेगा। बरसात के मौसम और विजयनगर की सेना के प्रतिरोध के बावजूद उसने तुंगभद्रा को पार कर लिया। यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी सुल्तान ने विजयनगर के प्रदेशों में व्यक्तिगत रूप से पैर रखे हों। लड़ाई में विजयनगर का राजा पराजित हुआ और उसने भागकर जंगलों में शरण ली। इस लड़ाई में हमें पहली बार दोनों ओर से तोपों के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। बहमनी सुल्तान की जीत का श्रेय उससे बेहतर तोपखाने और घुड़सवार सेना को जाता है। लड़ाई कई महीने चलती रही, लेकिन बहमनी सुल्तान न तो राजा को पकड़ पाया, न उसकी राजधानी पर कब्जा कर सका। इस बीच स्त्री पुरुषों और बच्चों का कत्लेआम चलता रहा। अंत में दोनों पक्षों ने थककर संधि करने का निश्चय कर लिया। इस संधि के फलस्वरूप पुरानी स्थिति कायम हो गई, जिसके अनुसार दोआब में दोनों पक्ष हिस्सेदार बन गए। इससे बड़ी बात यह हुई कि दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि चूंकि इन राज्यों को दीर्घकाल तक एक दूसरे के पड़ोसी के रूप में रहना था, इसलिए लड़ाई में निश्चिंता से बचना ठीक होगा। अतः तय पाया गया कि आगे लड़ाई हुई तो असहाय और निहत्थी प्रजा को नहीं मारा जाएगा। कभी कभी इस समझौते का उल्लंघन अवश्य हुआ, फिर भी दक्षिण भारत में युद्ध को अधिक मानवीय बनाने में सहायता मिली। मथुरा की सल्तनत को मिटाकर और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर द्वितीय हरिहर 1370 ईस्वी से 1404 ईस्वी के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्र तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे हिंदू राज्य थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में रेड्डी और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल के शासक थे। उत्तर में उड़ीसा के गंगा शासकों और साथ ही बहमनी सुल्तानों की भी इस क्षेत्र में रुचि थी। यद्यपि वारंगल के शासन ने दिल्ली के खिलाफ हसनगंगू की लड़ाई में उसकी मदद की थी, तथापि उसके उत्तराधिकारी ने वारंगल राज्य पर हमला करके कौलास के दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया था। विजयनगर का राजा दक्षिण में इतना व्यस्त था कि इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने का उसके पास अवकाश ही नहीं था। बहमनी सुल्तान ने गोलकुंडा को अपनी सल्तनत की सरहद तय कर दिया और वादा किया न तो स्वयं और न उसके उत्तराधिकारी भविष्य में वारंगल के किसी और प्रदेश को अधिकार जमाएंगे। इस समझौते का पुख्ता करने के लिए वारंगल ने राजा ने सुल्तान को एक रत्न मंडित सिंहासन भेंट किया था। कहते हैं कि यह सिंहासन मूलतः मोहम्मद तुगलक को भेंट करने के लिए बनवाया गया था। बहमनी सल्तनत और वारंगल के बीच की यह संधि 50 वर्षों से अधिक समय तक कायम रही और यह तुंगभद्रा दोआब को जीतने या उस क्षेत्रों में बहमनियों की आक्रामकता को शामित करने में विजयनगर के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन रही। विजयनगर और बहमनियों के बीच लड़ाइयों का मध्यकालीन लेखकों ने विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन वे हमारे लिए खास ऐतिहासिक महत्व के नहीं हैं। दोनों की स्थिति कमोवेश एक जैसी तैसी बनी रही और कभी एक का पल्ला भारी तो कभी दूसरे का। हरिहर द्वितीय बहमनी वारंगल गठजोड़ के मुकाबले अपनी स्थिति सुदृढ़ रखने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उसने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिए। उसने सिर्फ उत्तर श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत प्रथम देवराय 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक सिंहासन रूढ़ हुआ। उसके शासनकाल के आरंभ में ही तुंगभद्रा दोआब के लिए फिर भिड़ंत हुई। वह बहमनी सुल्तान से हार गया और लड़ाई के हार जाने के तौर पर उसने सुल्तान को 10 लाख ऊँट और बहुत से मोती तथा हाथी देने पड़े। उसे सुल्तान के साथ अपनी बेटी का विवाह करने पर भी राजी होना पड़ा और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहने देने के लिए उसे दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र
में बांकापुर का इलाका बहमनियों को देना पड़ा। यह विवाह काफ़ी तामझाम के साथ संपन्न हुआ। जब फिरोज शाह विवाह के लिए विजयनगरा के निकट पहुंचा तो देवराय अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उसकी अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आया। नगर के द्वार से लेकर राजमहल तक की 10 किलोमीटर की दूरी तक सोने के काम किए मखमल, साटन और अन्य कीमती कपड़े बिछाए गए। दोनों राजा घोड़े पर सवार होकर साथ साथ नगर के मैदान तक पहुंचे। इस शोभा यात्रा में दोनों राजाओं के आगे आगे देवराय के सगे संबंधी पैदल चल रहे थे। यह उत्सव 3 दिनों तक चला। दक्षिण भारत में इस तरह का पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इसके पूर्व गोंडवाना क्षेत्र में खरला के शासक ने शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी थी। कहते हैं कि यह राजकुमारी फिरोज की खास चहेती रानी थी, लेकिन यह वैवाहिक संबंध अपने आप में शांति स्थापना का आधार नहीं बन पाए। कृष्णा गोदावरी घाटी के प्रश्न पर विजयनगर, बहमनी सल्तनत और उड़ीसा के बीच फिर से संघर्ष आरंभ हो गया। इस बीच रेड्डियों के राज्यों में गड़बड़ी फैल गई। इसका लाभ उठाकर देवराय ने इस राज्य को आपस में बांट लेने के लिए वारंगल के साथ एक संधि की। वारंगल के बहमनियों को छोड़कर विजयनगर के साथ हो जाने से दक्कन में शक्ति संतुलन बदल गया। देवराय ने फिरोज शाह बहमनी को गहरी शिकस्त दी और कृष्णा नदी के मुहाने तक उसका पूरा रेड्डी प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम देवराय ने युद्ध में ही सफलता प्राप्त नहीं की, रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में भी उसने बहुत कुछ किया। उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर पानी की कमी को दूर की जा सके। उनसे आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3.5 लाख परदाओं की वृद्धि हुई। सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिहर नदी पर एक भी बांध बनवाया। कुछ अनिश्चितता के बाद द्वितीय देवराय 1442 ईस्वी से 1446 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसे इस राजवंश का सबसे बड़ा शासक माना जाता था। सेना की मजबूत बनाने के लिए उसने ज़्यादा मुसलमानों को भर्ती किया। फरिश्ता के अनुसार द्वितीय देवराय को लगा कि बहमनी सेना की श्रेष्ठता का कारण उसके ज़्यादा मजबूत घोड़े और अधिक कुशल धनुर्धर हैं। इसीलिए उसने 2007 मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें दी और सभी हिंदू सिपाहियों तथा अफसरों से उनसे धनुर्विद्या सीखने को कहा। विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती कोई नई बात नहीं थी। कहते हैं कि प्रथम देवराय की सेना में 10,000 मुसलमान थे। फरिश्ता बताता है कि 80,000 घुड़सवारों और 2 लाख पैदल सैनिकों के अलावा द्वितीय देवराय ने 60,000 कुशल हिंदू धनुर्धारियों को भर्ती किया। यह आंकड़े शायद अतिरंजित हो, परंतु बहुत बड़ी घुड़सवार सेना खड़ी करने का राज्य के संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा, क्योंकि अच्छी नस्लों के ज़्यादातर घोड़े विदेशों से मंगवाने पड़े होंगे। घोड़ों के अरब व्यापारी इन घोड़ों के बहुत ऊंचे दाम वसूल करते थे। द्वितीय देवराय ने अपनी नई सेना के साथ 1443 ईस्वी में तुंगभद्रा पार करके मुडगल, बांकापुर आदि को, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ते थे और जिन्हें बहमनी सुल्तान ने जीत लिया था, फिर से हासिल करने की कोशिश की। 3 जबरदस्त लड़ाइयों के बाद आखिर दोनों पक्षों को पहले से मौजूद सीमाओं को ही स्वीकार करना पड़ा। 16वीं सदी के पुर्तगाली लेखक नुनीज ने से मालूम होता है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू तथा तेनासरीम, बर्मा और मलाया में देवराय द्वितीय को कर दिया करते थे। विजयनगर के राजा समुद्र में इतने शक्तिशाली थे कि वे पेगू और तेनासरीम के से कर वसूल कर सकें। इसमें संदेह है कि नुनीस का मतलब शायद यह था कि इन राज्यों के शासक विजयनगर के संपर्क में थे और उसकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसे भेंट, उपहार और राजूत भेजे थे। लेकिन श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किए गए थे। यह काम शक्तिशाली नौसेना के बिना संभव नहीं था। एक के बाद एक कई सुयोग्य शासक के अधीन विजयनगर 15वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। इतावली यात्री निकोलो कोंती 1420 ईस्वी में विजयनगर आ गया। वह अपने पीछे विजयनगर का बहुत सजीव वर्णन छोड़ गया है। कोंती कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के गिर्द घेरा बना दिया है। इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। उनका राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। फरिश्ता भी कहता है कि बहमनी वंश के राजाओं ने केवल अपनी बहादुरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी, क्योंकि शक्ति और संपत्ति और प्रादेशिक विस्तार की दृष्टि से विजयनगर के राजा उससे आगे थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर की यात्रा की थी। द्वितीय देवराय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। उसने इस राज्य का जो वर्णन किया है उससे इसके वैभव का पता चलता है। उसका कहना है कि इस परवर्ती राजा के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें से प्रत्येक कालीगढ़ के बराबर, और उसका प्रादेशिक विस्तार इतना अधिक है कि थल मार्ग से उसकी यात्रा पूरी करने में 3 महीने लग जाते हैं। सभी यात्रियों का कहना है कि देश घना आबाद था और यहाँ अनेक शहर
तथा असंख्य गांव थे। अब्दुल रज़्ज़ाक कहता है कि देश के अधिकतर हिस्सों में खेती बाड़ी होती थी और जमीन उपजाऊ है। सैनिकों की संख्या 11 लाख है। अब्दुल रज़्ज़ाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगर के बारे में सुना था, विजयनगर उन सब में सबसे शानदार नगरों में से था। नगर का वर्णन करते हुए वह कहता है, यह इस ढंग से बना हुआ है कि 7 दुर्ग और इतनी ही दीवारें एक दूसरे को आवेष्टित करते हैं। अन्य दुर्गों के बीच 7वां दुर्ग हेरात नगर के बाजार से 10 गुने क्षेत्र में फैला हुआ है। राजमहल से शुरू होकर 4 बाजार थे जो बहुत ही लंबे और चौड़े थे। भारतीयों के बीच प्रचलित रीति के मुताबिक एक पेशे या जाति के लोग शहर के हलके में रहते थे। मालूम होता है कि मुसलमान उनके लिए सुलभ कराए गए अलग हलकों में रहते थे। बाजारों में और राजा के महल में भी कांटे तरासे, पालिशदार और चिकने पत्थरों से बने पानी से भरे अनेक तालाब और नहरें दिखाई देती हैं। बाद के एक यात्री का कहना है कि विजयनगर रोम से भी बड़ा था। स्मरणीय है कि उन दिनों रोम पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़े नगरों में से था। विजयनगर के राजाओं की बहुत धनवान होने की ख्याति थी। अब्दुल रज़्ज़ाक ने इन अनुश्रुति का भी उल्लेख किया कि राजा के महल में सोने चांदी से भरे अनेक कोठरीनुमा हौज हैं। शासकों द्वारा विशाल संपत्ति को दबा कर रखना एक प्राचीन परंपरा थी, लेकिन इस तरह दबा कर रखी गई संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाता था और कभी कभी वह बाहरी आक्रमणों के लिए प्रलोभन का काम करती थी। बहमनी सल्तनत, प्रादेशिक विस्तार और विघटन। बहमनी सल्तनत के उदय और द्वितीय देवराय की मृत्यु 1446 ईस्वी में तक विजयनगर साम्राज्य से उसके संघर्ष के इतिहास की रूपरेखा हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इस काल में बहमनी सल्तनत की सबसे उल्लेखनीय हस्ती फिरोज शाह बहमनी 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी था। उसे कुरान की टीकाओं और इस्लामी कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। वनस्पति शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि में भी उसकी विशेष रुचि थी। वह श्रेष्ठ कुशनवीस सुलेखकार और कवि था। वह अक्सर आंसू कविता लिखा करता था। फरिश्ता के अनुसार उसका न केवल फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं पर अधिकार था, बल्कि उसे तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में भी उतना ही महारत हासिल था। उसके हरम में उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं जो अलग अलग देशों और अलग अलग क्षेत्रों की थीं। इनमें से कई हिंदू भी थीं। कहते हैं कि वह अपनी हर पत्नी से उसी की भाषा में बात करता था। फिरोज बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने को कटिबद्ध था। इसमें दिल्ली सल्तनत के पतन से उसे मदद मिली, क्योंकि उसके बाद बहुत से विद्वान दिल्ली छोड़कर दक्कन में आ बसे। उसने ईरान और इराक से आए विद्वानों को भी प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया। वह कहा करता था कि राजा को सभी देशों के विद्वान और गुणीजनों को अपने आसपास एकत्र रखना चाहिए, ताकि वह उनके साथ उनके समाजों के बारे में जानकारी हासिल कर सके और इस तरह इन देशों की यात्रा करके वह जो कुछ प्राप्त कर सकता था वह लाभ घर बैठे हासिल कर सकता था। वह आमतौर पर आधी आधी रात तक धर्म तत्वज्ञों, कवियों, ऐतिहासिक विवरणों के वाचकों और मेधावी तथा वाकोपट्ट दरबारियों की संगति में रहता था। उसने पूर्व विधान ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान न्यू टेस्टामेंट दोनों को पढ़ा था। वह सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करता था। फरिश्ता के अनुसार वह एक सच्चा मुसलमान था, जिसकी कमजोरी सिर्फ यही थी कि वह शराब पीता और संगीत सुनता था। फिरोज शाह बहमनी के सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि उसने प्रशासन में हिंदू को बड़े पैमाने पर स्थान दिया। कहा जाता है कि उसके काल में दक्कनी ब्राह्मणों ने प्रशासन में, खास तौर से राजस्व प्रशासन में प्रधानता की स्थिति प्राप्त कर ली। दक्कनी हिंदुओं में बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों के प्रभाव को प्रति संतुलित किया। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई। उसने अपने राज्य के मुख्य बंदरगाह चौल और डामोल की ओर खास ध्यान दिया। फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक जहाज यहाँ पहुँचने लगे और दुनिया के सभी भागों से विलासिता की वस्तुओं की यहाँ भरमार रहने लगी। केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित करके फिरोज बहमनी ने बरार की ओर अपना राज्य विस्तार शुरू किया। राजा ने उसे 40 हाथी, 5 मन सोना और 5 मन चांदी भेंट की। फिरोज के साथ राय की एक बेटी का विवाह भी कर दिया गया। खैरला नरसिंह को वापस कर दिया गया और उसे राज्य का अमीर बना दिया गया एवं जरीदार टोपी सहित राज्य का परिधान प्रदान किया गया। प्रथम देवराय की पुत्री के साथ फिरोज शाह के विवाह और आगे चलकर विजयनगर के खिलाफ उसकी लड़ाइयों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है, लेकिन कृष्णा गोदावरी घाटी का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसके बाद भी संघर्ष चलता रहा। 1419 ईस्वी में बहमनी राज्य को एक आघात लगा। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रथम देवराय ने फिरोज शाह को हरा दिया था। इस हार से फिरोज की स्थिति कमजोर हो गई। उसे अपने भाई प्रथम अहमद शाह के हक में गद्दी छोड़नी पड़ी। प्रसिद्ध सूफी संत गैसू दराज ने अपनी संगति के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता है। अहमद शाह ने दक्षिण भारत के पूर्वी समुद्र तट पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखा। वह यह नहीं भूल पाया कि जिन 2 पिछली लड़ाइयों में बहमनी सुल्तान की हार हुई थी, उनमें वारंगल ने विजयनगर का साथ दिया था। बदला लेने के लिए उसने वारंगल पर आक्रमण कर वहां के राजा को लड़ाई में हराकर मार डाला और इसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया।
9 विजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर ध्यान दिया। महमूद गवान वारंगल के बहुत से हिस्सों में बहमनी सल्तनत के कब्जे में चले जाने से दक्षिण भारत की शक्ति संतुलन बदल गया। बहमनी राज धीरे धीरे फैलता गया और महमूद गवान की पेशवाई प्रधान मंत्रित्व में अपनी शक्ति और प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। महमूद गवान के आरंभिक जीवन के संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। वह जन्म से ईरानी था और आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ था। सुल्तान से उसका परिचय कराया गया तो शीघ्र ही उसका के पात्र बन गया। सुल्तान ने उसे मलिक उन तुज्जार का खिताब बख्शा। इसके कुछ दिन बाद ही वह सुल्तान का पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। लगभग 20 वर्षों तक राजकाज में महमूद गवान का बोलबाला रहा। पूर्व में और प्रदेश को जीतकर उसने बहमनी सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। विजयनगर के प्रदेशों में बहुत अंदर कांची तक जाकर किए गए हमले से बहमनियों की ताकत की धाक जम गई। लेकिन महमूद गवान का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों पर, जिनमें हामूल और गोवा भी शामिल थे, हासिल की गई जीतें थीं। इन बंदरगाहों का हाथ से निकल जाना विजयनगर के लिए गहरा आघात था। गोवा और हामोल पर अधिकार में वृद्धि हुई। आंतरिक व्यापार और माल में उत्पादन में भी तेजी आई। महमूद गवान ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को अस्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की। प्रथम अहमद शाह के समय से ही खलजी शासकों में अधीन मालवा राज्य गोंडवाना, बरार और कोंकण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। इस संघर्ष में बहमनी सुल्तानों को गुजरात के शासकों की सहायता प्राप्त करने का सफल प्रयास किया था। काफ़ी संघर्ष के बाद तय हुआ कि गोंडवाना का खैरला इलाका मालवा को मिलेगा और बरार बहमनी सुल्तान को। लेकिन मालवा के शासक हमेशा बरार को हथियाने की ताक में रहते थे। महमूद गवान को मालवा के शासक महमूद खिलजी के खिलाफ बरार को लेकर कई कठिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। गुजरात के शासक से प्राप्त सक्रिय सहायता की बदौलत उसने अंत में सफलता प्राप्त की। इस तरह हम देख सकते हैं कि दक्षिण में संघर्ष का जो रूप था उसके धार्मिक आधार पर कोई विभाजन की गुंजाइश नहीं थी। संघर्ष के अधिक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक और समरनीतिक थे और इसमें वाणिज्य व्यापार का नियंत्रण एक प्रमुख प्रयोजन हुआ करता था। दूसरे, उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों तथा दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के बीच का संघर्ष एक दूसरे से पूरे तौर पर कटा हुआ नहीं था। पश्चिम में गुजरात और मालवा दक्कन के मामलों में दिलचस्पी रखते थे। पूर्व में उड़ीसा का बंगाल के साथ संघर्ष चल रहा था। उसकी नज़र कोरोमंडल तट पर भी गड़ी हुई थी। 1450 ईस्वी के बाद उड़ीसा के शासक दक्षिण में दूर तक आगे बढ़ाए। उनकी सेना मदुरै तक पहुंच गई थी। उनकी गतिविधियों से विजयनगर साम्राज्य, जो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद आंतरिक कलह में फंसा हुआ था, और भी कमजोर हुआ। महमूद गवान ने कई आंतरिक सुधार भी किए। उसने राज्य को 8 प्रांतों तथा तरफों में विभाजित कर दिया। हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। हर अमीर की तनख्वाह और जिम्मेदारियां तय कर दी गई। 500 घुड़सवारों की सेना रखने के लिए एक अमीर को 1 लाख होड़ दिए जाते थे। वेतन नगद भी दिया जा सकता था या जागीरों के रूप में भी। जिन्हें जागीरों के रूप में भुगतान किया जाता था उन्हें वो राजस्व की उगाही के लिए अलग से भी खर्च दिया जाता था। हर प्रांत में थोड़ी सी जमीन खालिसा सुल्तान के खर्च के लिए अलग कर दी जाती थी। जमीन की पैमाइश करने और किसानों के द्वारा राज्य को दी जाने वाली रकमें तय करने की भी कोशिशें की गई। महमूद गवान कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा या कॉलेज भी बनवाया। मदरसे की सुंदर तिमंजिली इमारत रंगीन टाइलों से सज्जित थी। उसमें 1000 शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए स्थान था। उन्हें मुफ्त खाना कपड़ा दिया जाता था। उस काल के कुछ प्रसिद्ध ईरानी और इराकी विद्वान भी मदरसे में अध्यापन के लिए आए। अमीर लोग पूर्व आगंतुकों और दक्कनियों और अफाकियों या नवा आगंतुकों, जो गरीब भी कहलाते थे, में बटे हुए थे। महमूद गवान नवा आगंतुक था, सो उसे पूर्व आगंतुक का विश्वास जीतने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यद्यपि उसने सुलह समझौते के रुख से काम लिया, तथापि झगड़ा बंद नहीं हुआ। उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान के कान भर दिए और 1482 ईस्वी में उसे गवान को मृत्युदंड दे दिया गया। उस समय महमूद गवान 70 साल से अधिक उम्र का था। अब अमीरों का दलगत झगड़ा और भी तेज हो गया। विभिन्न सूबेदार स्वतंत्र हो गए। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गई: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिर 17वीं सदी में इन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया। इसके फलस्वरूप जिस संस्कृति का विकास हुआ उसकी अपनी बाल्स विशेषताएं थीं, जो उत्तर भारत की सांस्कृतिक की खूबियों से भिन्न थीं। बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों ने
जिन इन संस्कृति परंपराओं विजय को आगे बढ़ाया और कायम रखा। इन परंपराओं से इस काल में मुगल संस्कृति का विकास भी प्रभावित हुआ। विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि द्वितीय देवराय 1446 ईस्वी की मृत्यु के बाद अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। चूंकि विजयनगर में ज्येष्ठाधिकार पिता की मृत्यु पर उसके बड़े पुत्र का उत्तराधिकार मिलने का नियम प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था, इसीलिए गद्दी के अलग अलग दावेदारों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। इस क्रम में कई सामंत राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। राज्य के मंत्री बहुत शक्तिशाली हो गए और प्रजा से नजराने और भारी कर वसूलने लगे, जिससे आम जनता बहुत कष्ट में पड़ गई। राजा ऐशो आराम के गर्क हो गए और राजकाज की उपेक्षा करने लगे। कुछ समय बाद राजा के मंत्री सालवा ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्व राजवंश का अंत हो गया। सालवा ने आंतरिक शांति व्यवस्था कायम की और एक नए राजवंश की स्थापना की, लेकिन यह राजवंश भी शीघ्र ही मिट गया। अंत में कृष्णदेव ने तुलवा नामक एक नए राजवंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इस राजवंश का सबसे महान राजा हुआ। कुछ इतिहासकार उसे विजयनगर के सभी राजाओं में सबसे महान मानते हैं। कृष्णदेव को न केवल फिर से आंतरिक शांति सुव्यवस्था कायम करनी पड़ी, बल्कि विजयनगर को पुराने प्रतिद्वंदियों से निपटना पड़ा। उसके इन प्रतिद्वंदियों में बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों के अलावा उड़ीसा का राज्य भी था, जिसने विजयनगर के काफ़ी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इनके अतिरिक्त उसे पुर्तगालियों से भी निपटना था, जिसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वे तटीय क्षेत्रों में विजयनगर के अधीनस्थ छोटे छोटे राज्यों को आतंकित करके उनसे आर्थिक और राजनीतिक रियायतें हासिल करने के लिए अपनी समुद्री ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने तो राय के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि अगर वह तटीय प्रदेशों के मामले में तटस्थ रहे तो बीजापुर राज्य से गोवा छीनने में वे उसकी मदद करेंगे और घोड़ों के आयात के मामले में भी उसे एकाधिकार प्रदान करेंगे। कृष्णदेव राय ने 7 साल के लंबे दौर तक चलने वाली एक के बाद एक कई लड़ाइयाँ में उड़ीसा के राजा को हराकर कृष्णा नदी तक के प्रदेश विजयनगर को वापस कर देने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाकर उसने तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार स्थापित करने का पुराना संघर्ष एक बार फिर छेड़ दिया। इसके जवाब में उसके दो मुख्य शत्रुओं बीजापुर और उड़ीसा ने आपस में गठजोड़ कर लिया। कृष्णदेव ने लड़ाई के लिए भारी तैयारी की। उसने रायचूर और मुडकल पर अधिकार करके संघर्ष का श्रीगणेश किया। उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें बीजापुर का शासक बुरी तरह पराजित हुआ। 1520 ईस्वी उसे केवल कृष्णा नदी के कपाट खदेड़ दिया गया और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। पश्चिम में विजयनगर की सेना बेलगांव पहुंच गई और उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और कई दिनों तक वहां तबाही मचाती रही। उसने गुलबर्गा को भी तहस नहस कर दिया, जिसके उपरांत युद्ध विराम हुआ। इस प्रकार कृष्णदेव ने के अधीन विजयनगर एक बार फिर दक्षिण की प्रबल सैनिक स्थिति के रूप में उभरा, परंतु अपना पुराना वैर निकालने के उत्साह में दक्षिण की शक्तियों ने एक भारी भूल कर दी, जो यह थी कि उनके तथा उनके वाणिज्य व्यापार के लिए पुर्तगालियों के उदय से जो खतरा पैदा हो रहा था उसकी उन्होंने बहुत हद तक उपेक्षा कर दी। चोलों और विजयनगर के कुछ आरंभिक राजाओं के विपरीत कृष्णदेव ने नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस काल में विजयनगर की अवस्था का वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने किया है। पेस नामक एक इतावली ने कृष्णदेव के दरबार में कई साल बिताए थे। उसने राय के व्यक्तित्व की बहुत शानदार तस्वीर पेश की है। उसने एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय बताया है, लेकिन साथ ही वह कहता है कि उसका सहसा बहुत क्रोध आ जाता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए वह इतना फिक्रमंद रहता था कि उसकी चर्चा जन जन में होती थी। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का मेधावी विद्वान था। उसकी अनेक कृतियों में से सिर्फ 2 ही उपलब्ध हैं। एक है राज्य व्यवस्था पर तेलुगु की एक रचना और दूसरी है संस्कृत में लिखा एक नाटक। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अब सिर्फ संस्कृत ग्रंथों की नकल करने के बजाय स्वतंत्र साहित्य का सृजन किया जाने लगा। उसने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को प्रश्रय दिया। बारबोसा, पेस और नोनी जैसे विदेशी यात्रियों ने उसके कुशल प्रशासन तथा उसके अधीन विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के बारे में काफ़ी लिखा है। बारबोसा कहता है कि राजा इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और वह अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे इसके लिए किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती है और न उसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि वह ईसाई है या यहूदी, मूर है अथवा नास्तिक। बारबोसा ने कृष्णदेव राय के साम्राज्य में बढ़ते जाने वाले न्याय और समानता के व्यवहार की भी प्रशंसा की। कृष्णदेव की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय उसके सभी पुत्र नाबालिग थे, इसीलिए उसके संबंधियों
में गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। अंत में 1543 ईस्वी में सदाशिवराय गद्दी पर बैठा और 1567 ईस्वी तक उसने राज किया। लेकिन वास्तविक सत्ता एक तिगड्डे के हाथों में थी, जिसमें प्रमुख था राम राजा। राम राजा ने विभिन्न मुस्लिम शासकों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते रहने में कामयाबी हासिल की। उसने पुर्तगालियों के साथ एक व्यापारिक संधि की, जिसके अनुसार बीजापुर के शासक को घोड़ों की आपूर्ति बंद कर दी गई। एक के बाद एक कई लड़ाइयों में उसने बीजापुर के शासक को करारी हार दी और गोलकुंडा तथा अहमदनगर के शासकों को भी गहरी शिकस्त दी। मालूम होता है कि इन सब में राम राजा का उद्देश्य सिर्फ यह था कि इन तीनों शासकों के बीच विजयनगर के अनुकूल शक्ति संतुलन कायम रहे, लेकिन उसका खेल यह अंत तक नहीं चल सका। एक समय ऐसा आया जब तीनों राज्यों के शासक आपस में मिल गए और 1565 में तालीकोट के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में उन्होंने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी। इसे तालीकोट की लड़ाई या राक्षस तांगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। राम राजा को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। कहते हैं कि इस लड़ाई में 1 लाख हिंदू मारे गए, विजयनगर को जी भर कर लूटा गया और बर्बाद करके छोड़ दिया गया। बन्नीहट्टी की लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। यद्यपि यह राज्य इसके बाद भी लगभग 100 साल तक जैसे तैसे खिंचता रहा, तथापि इसके प्रदेश इसके अधिकार से लगातार निकलते गए और अब दक्षिण भारत के राजनीतिक मामलों में राय की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। विजयनगर के शासकों के राजस्व संबंधी विचार बहुत ऊंचे थे। राज्य व्यवस्था पर अपनी पुस्तक में राजा को कृष्णदेव राय की सलाह यह है कि तुम जो कुछ देखो या सुनो उसकी उपेक्षा किए बिना तुम्हें पूरी सावधानी के साथ और यथाशक्ति नेक लोगों की रक्षा करने और दुष्टों को दंड देने का कार्य करना चाहिए। राजा को यह परामर्श भी देता है कि प्रजा से उचित मात्रा में ही कर वसूल करें। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। राज्य मंडलम में विभाजित होता था। वैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे क्रमशः नाडु, जिला, स्थल, उपजिला और ग्राम होता था। विजयनगर के शासकों के अधीन ग्राम स्वशासन की परंपरा काफी कमजोर पड़ गई थी। वंशानुगत नायकत्व का विकास होने से गांवों की आज़ादी और पहलकदमी की प्रवृत्ति पर काफी अंकुश लगा गया। प्रांतों के शासक आरंभ में राज परिवार के लोग होते थे, बाद में अधीनस्थ राज परिवारों के लोग और सरदार लोग भी मंडलेश्वर या प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाने लगे। प्रांतीय शासक को काफी स्वायत्ता प्राप्त होती थी। वह अपना दरबार लगाता था, अपने अफसर नियुक्त करता था और अपनी सेना रखता था। उसे अपने सिक्के जारी करने की भी छूट दी थी, हालांकि ये सिक्के कम मूल्य के होते थे। प्रांतीय शासक का कोई नियमित कार्यकाल नहीं होता था। उसका कार्यकाल उसकी योग्यता और शक्ति पर निर्भर होता था। प्रांतीय शासक को नए कर लगाने या पुराने कर माफ करने का अधिकार था। प्रत्येक प्रांतीय शासक केंद्र को एक निश्चित रकम और एक निश्चित संख्या में सैनिक देता था। हिसाब लगाया गया है कि राज्य की आमदनी 1,20,00,000 पर दासों की थी, लेकिन केंद्रीय सरकार को इतनी राज्य का आधा ही मिलता था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का विचार है कि विजयनगर केंद्रीय साम्राज्य की बजाय राज्यों का एक महासंघ था। बहुत से क्षेत्र अधीनस्थ राजाओं के अधीन थे। ये ऐसे राजा थे जिन्हें लड़ाई में पराजित करने के बाद उनके प्रदेश उन्हें लौटा दिए गए। राजा सैनिक सरदारों को अमरलम या निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र भी दिया करता था। पलफुगार, पालीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक और घोड़े, हाथी रखने पड़ते थे। नायकों को केंद्रीय कोष से कुछ धन भी देना पड़ता था। इन नायकों का वर्ग बहुत शक्तिशाली था और कभी कभी सरकार के लिए उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता था। इसी तरह की आंतरिक कमजोरियों के कारण बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर की हार हुई और बाद में यह साम्राज्य विघटित हो गया। बहुत से नायक जैसे तंजौर और मदुरै के नायक विजयनगर की उस पराजय के बाद से ही स्वतंत्र हो गए। विजयनगर राज्य के अधीन किसानों की अवस्था के बारे में इतिहासकारों में सहमति नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यात्रियों को ग्रामीण जीवन की कोई जानकारी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने उसके संबंध में कुछ मोटे ढंग की बातें ही लिखी। सामान्यतः माना जा सकता है कि लोगों का आर्थिक जीवन न्यूनाधिक पूर्ववत रहा। उनके घर मुख्यतः फूस के बने होते थे, जिनमें सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा होता था। वे आमतौर पर नंगे पैर रहते थे और कमर से ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। ऊपरी वर्गों के लोग कभी कभी कीमती जूते पहनते थे और सिर पर रेशमी पगड़ी भी बांधते थे, लेकिन कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। सभी वर्गों के लोग आभूषणों के बहुत प्रेमी थे और वे कान, गले, बाह आदि में उन्हें पहनते थे। किसानों से अपनी उपज का कितना हिस्सा राज्य को देना अपेक्षित था, इस संबंध में हमें बहुत कम जानकारी है। एक अभिलेख के अनुसार करों की दरें निम्न प्रकार थी। सर्दी के मौसम में कुरवे, एक किस्म का चावल की उपज का 1/3 भाग
तिल, रागी, चने आदि की पैदावार का 1/4 भाग, शुष्क भूमि में पैदा किए जाने वाले मोटे अनाजों और दूसरी फसलों का 6वां भाग। इस प्रकार फसल और मिट्टी की किस्म, सिंचाई की विधि के आदि के अनुसार राजस्व की दरों में अंतर होता था। भू राजस्व के अलावा और भी कर थे, जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाला कर, पेशागत कर, सैनिक कर, मुसीबत के दिनों में विवाह कर आदि। 16वीं सदी का यात्री निकितिन कहता है कि जमीन आबादी से भरी हुई है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वे बहुत दयनीय अवस्था में हैं, जबकि सरदार लोग खूब समृद्ध हैं और विलासिता का जीवन जीते हैं। विजयनगर साम्राज्य में गहरी शहरी जीवन का एक विकास हुआ और वाणिज्य व्यापार में तरक्की हुई। बहुत से शहर मंदिरों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे और उन्हें तीर्थयात्रियों को प्रसादम, ईश्वर की सेवा, पुजारियों के निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती थी। मंदिर बहुत समृद्ध थे और वे आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार में सक्रिय हिस्सा लेते थे। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में वास्को द गामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट बंदरगाह पर आ रुका। उसके साथ एक गुजराती चालक भी था। उस चालक को गलती से अब्दुल मजीद के रूप में पहचाना गया, जो कि एक प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता और यात्री था, जिसने अनेक पुस्तकें भी लिखी। उसे शायद ही इतना नीचा काम करने के लिए कहा गया होगा। अफ्रीकी तट से कालीकट तक उसके जहाज़ों का मार्गदर्शन अब्दुल मजीद ने किया था। इस घटना को अक्सर एक नए दौर की शुरुआत माना गया। इस दौर में समुद्रों का नियंत्रण यूरोपियों के हाथों में चला गया। इससे भारतीय व्यापार और व्यापारियों को जबरदस्त धक्का लगा और अंत में यूरोपीय लोग भारत पर और उसके अधिकांश पड़ोसी देशों पर भी अपना औपनिवेशिक शासन तथा प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो गए। लेकिन इस तस्वीर के सही होने के बारे में पश्चिमी और भारतीय विद्वानों ने भी, खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इस भूभाग के देशों पर यूरोपीय राजनीतिक शासन की समाप्ति के बाद जोरदार शंका उठाई। भारतीय समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर पुर्तगालियों के प्रभाव का लेखा जोखा लेने से पहले हम उन्हें भारत लाने वाले कारणों पर विचार कर लें। मोटे तौर पर कहें तो पुर्तगाली उस समय भारत आए जब दलदलों को सुखाने, जंगलों को साफ करने, सीधे हलों का उपयोग आरंभ होने और फसलों को बदल बदल कर उगाने के अधिक वैज्ञानिक चक्र का इस्तेमाल करने के फलस्वरूप यूरोप में कृषि का विस्तार और विकास हो रहा था, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही थी। शहरों का उदय और आंतरिक एवं विदेश व्यापार की अभिवृद्धि इस विकास का प्रमाण थी। रोम साम्राज्य के युग से ही यूरोप में प्राच्य वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही थी। इन वस्तुओं में चीन का रेशम, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले और औषधियाँ शामिल थी। आर्थिक पुनरुत्थान के कारण इन भागों में और भी वृद्धि हुई, खासतौर से काले मिर्च और मसालों की मांग में, क्योंकि कृषि के विस्तार के फलस्वरूप जब चारागाहों की कमी हुई तो जाड़ों में पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा और मांग में अधिक उपलब्धता होने से उसे सुरक्षित रखने एवं ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ी। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से काली मिर्च मुख्य रूप से थलमार्ग से, लेकिन कुछ कुछ जलमार्ग से भी निकट पूर्व मिस्र और काला सागर की बंदरगाहों तक लाई जाती थी। 15वीं सदी के आरंभिक वर्षों में उस्मानिया साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप ये सभी क्षेत्र तुर्कों के नियंत्रण में चले गए। उदाहरण के लिए 1453 ईस्वी में उन्होंने कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया और कुछ समय बाद सीरिया तथा मिस्र पर। तुर्क व्यापार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन काली मिर्च के व्यापार पर लगभग उनका एकाधिकार हो जाना यूरोपियों के हितों के विरुद्ध था। पूर्वी यूरोप की ओर तुर्क सत्ता के विस्तार और तुर्क नौसेना के विकास ने, जिसके फलस्वरूप पूर्वी भूमध्य सागर में उनका पूरा दबदबा हो गया था, यूरोपियों को चौंका दिया। वस्तुओं के व्यापार में सबसे सक्रिय वेनिस और जिनेवा थे, लेकिन ये इतने छोटे राज्य थे कि तुर्कों के खिलाफ खड़ा होना इनके बस की बात नहीं थी। खासतौर से वेनिस ने तो शीघ्र ही तुर्कों से समझौता कर लिया। इसीलिए तुर्कों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ संघर्ष करने का बीड़ा पश्चिमी भूमध्य सागर की शक्तियों ने अर्थात स्पेन और पुर्तगाल ने उठाया। पैसे और आदमी से उनकी सहायता उत्तर यूरोपीय देशों ने की तथा जहाज और तकनीकी जानकारी जिसे जिनेवा वासियों ने, जो वेनिस के प्रतिद्वंदी थे। केवल पुर्तगालियों ने ही नहीं बल्कि इन तमाम देशों ने भारत को जाने वाले सीधे समुद्री मार्ग की तलाश आरंभ कर दी और इस तरह समुद्री अनुसंधानों का युग आरंभ हुआ। इसी अनुसंधान के क्रम में जिनेवा वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, या यूँ कहें कि फिर से उस महाद्वीप की खोज की, क्योंकि उत्तर से नार्स लोग तथा बेरिंग जलमडरों मध्य से रेड इंडियन लोग पहले ही अमेरिका पहुंच चुके थे। पुर्तगाली राजा डोम हेनरिक, जिसे आमतौर पर नाविक हेनरिक कहा जाता है, के कार्य को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
अफ्रीका के पश्चिमी तट का अनुसंधान करने और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए प्रिंस हेनरी 1418 ईस्वी से हर साल 2-3 जहाज भेजने लगा। उसके लक्ष्य दोहरे थे। एक था अरबों और साथ ही अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी वेनेसियाइयों को पूर्वी दुनिया के साथ चलने वाले अति लाभदायक व्यापार से उखाड़ फेंकना, और दूसरे अफ्रीका तथा एशिया के विधर्मियों को ईसाई बनाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को प्रतिसंतुलित करना। दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार कोशिशें चलती रहीं। वस्तुतः ये लक्ष्य एक दूसरे का औचित्य प्रतिपादित करने और एक दूसरे को समर्थन देने का काम करते रहे। पोप ने 1453 ईस्वी में एक धर्मादेश जारी करके उन्हें समर्थन दिया। इस धर्मादेश की घोषणा की गई कि अफ्रीका में नोर अंतरीप से आगे भारत तक पुर्तगाल जितनी भूमि की खोज करेगा वह सब हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह नई खोज भूभाग में के निवासियों को ईसाई बना ले। 1488 ईस्वी में वार्थ लक्यू डियाज ने उत्तमासा अंतरीप का चक्कर लगाकर यूरोप तथा भारत के बीच प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित कर दिया। इतनी लंबी समुद्री यात्राएं कई उल्लेखनीय आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाईं। इनमें समुद्र के दिन में के समय मार्गदर्शन में सहायक नाविकों के कंपास का और एस्ट्रोलेब खास महत्व के थे। इन दिनों में से कोई भी आविष्कार यूरोपियों का आविष्कार नहीं था। चीनियों को नाविक के कंपास का ज्ञान सदियों पूर्व से था, लेकिन उसका व्यापक उपयोग नहीं होता था। परंतु अरब, भारतीय तथा दूसरे लोग भी एस्ट्रोलेब का खूब इस्तेमाल करते थे। ये सब ऐसी बात नहीं है कि रचना की दृष्टि से यूरोपीय जहाज उन दिनों एशियाई समुद्रों में चलने वाली चीनी जंकों जैसे जहाज़ों से श्रेष्ठ रहे हों। जो बात नई थी वह थी यूरोपियों द्वारा प्रदर्शित साहस और उद्यमशीलता की भावना। इस भावना का मूल यूरोप में 13वीं सदी के आरंभ होने वाले वाणिज्य व्यापार के पुनरुत्थान और विकास के उस दौर में निहित बताया गया, जिसके कारण यूरोपीय राज्यों के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता छिड़ गई थी। इतनी ही महत्वपूर्ण नई बौद्धिक जागृति भी थी जिसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। इस पुनर्जागरण का सबसे बड़ा परिणाम समझदारी को इल्तहामी शब्दों या गिरजा संगठन चर्च के दायरे तक सीमित मानने के बदले स्वतंत्र चिंतन और अनुसंधान की वृत्ति का उदय था। इन नई बातों के कारण लोग अन्य विदेशी अरब और चीनी चीज़ों को तेजी से ग्रहण करने लगे। उनका शीघ्रता से प्रचार हुआ। उनमें आवश्यक सुधार किए गए। बारूद, छपाई, दूरबीन आदि इसी तरह की खोजें थीं। धातु विज्ञान के विकास और श्रेष्ठ ध्वनिकियों के फलस्वरूप बेहतर बंदूकों का निर्माण संभव हुआ। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि वास्को द गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पायलट के साथ कालीकट में उतरा। वहाँ बसी अरबों की बस्ती उसके खिलाफ थी, लेकिन वहाँ के जमोरीन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया और उन्हें काले मिर्च, औषधियाँ आदि जहाज़ों में लादने दिया। पुर्तगाल में हिसाब लगाकर देखा गया कि इस यात्रा की लागत के मुकाबले गामा द्वारा लाए गए माल की कीमत 60 गुना अधिक थी। इसके बावजूद भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापार आहिस्ता आहिस्ता ही विकसित हुआ। इसका एक कारण पुर्तगाल सरकार द्वारा बरता जाने वाला एकाधिकार का रवैया था। पुर्तगाली शासक आरंभ से ही पूर्व के साथ होने वाले व्यापार को शाही इजारेदारी की चीज़ मानने को कटिबद्ध थे। इस क्षेत्र में वे यूरोप और एशिया के दूसरे देशों को ही नहीं बल्कि खानगी पुर्तगाली व्यापारियों को प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर मिस्र के सुल्तान ने एक बड़े बेड़े को युद्ध के लिए सज्जित करके भारत की ओर भेजा। रास्ते में गुजरात के शासक ने जहाज़ों का एक छोटा सा बेड़ा भी उसके साथ हो गया। मिस्री बेड़े ने आरंभ में कुछ सफलता हासिल की और लड़ाई में पुर्तगाली गवर्नर डान अल्मेडा को लड़ाका मारा गया, लेकिन अंत में 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक संयुक्त बेड़े को हरा दिया। इस जीत से पुर्तगाली सेना हिंद महासागर के कुछ काल के लिए सर्वशक्तिमान बन गई और उसने पुर्तगालियों को फारस की खाड़ी और लाल सागर की ओर अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की सामर्थ्य प्रदान की। कुछ समय बाद अल-बुकर्क पुर्तगाल ने पूर्वी दुनिया के प्रदेशों का शासक गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने एशिया और अफ्रीका के सामरिक महत्व के अलग अलग ठिकानों पर किले स्थापित करके समस्त पौवार्त वाणिज्य पर पुर्तगाल का दबदबा कायम करने की अपनी नीति का अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए एक शक्तिशाली नौसेना की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन अल्बुकर्क ने इस संबंध में अपना संतुलित दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल नौसेना के बल पर स्थापित प्रभुत्व स्थायी नहीं हो सकता। किलों के अभाव में वे पूर्वी राज्यों के शासक न तो व्यापार करेंगे न आपके साथ मैत्रीपूर्ण रवैये से काम लेंगे। अपनी नई नीति पर अमल शुरू करते हुए अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीन लिया। गोवा का द्वीप एक श्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह और किला था और उसकी स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी।
वहां से पुर्तगाली मालाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे और दक्कन के शासकों की नीतियों पर भी निगाह रख सकते थे। वह गुजरात के समुद्री बंदरगाहों से भी इतना निकट था कि वहां से पुर्तगाली अपनी उपस्थिति का एहसास आसानी से करा सकते थे। इस प्रकार पूर्व में गोवा पुर्तगाली व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनने के सर्वथा उपयुक्त था। पुर्तगालियों ने गोवा के सामने पड़ने वाले भारत की मुख्य भूमि पर भी अपना अधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बीजापुर के बंदरगाह, डांडा, राजौड़ी और दामोल की नाकेबंदी करके उसे जी भर कर लूटा। इस प्रकार उन्होंने बीजापुर का समुद्री व्यापार ठप कर दिया। गोवा के अपने अस्थायी ठिकाने के से अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाते हुए पुर्तगालियों ने श्रीलंका में कोलंबो, सुमात्रा में अचीन और मलक्का में एक एक किला स्थापित किया। स्मरणीय है कि मलक्का के बंदरगाह की स्थिति ऐसी ही थी जहां से मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच पड़ने वाली सकरी खाड़ी के जहाज़ों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सुकोना द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम कर लिया। अदन पर आक्रमण किया पर तुर्कों द्वारा पराजित हो गए। तथापि उसने फारस की खाड़ी में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले और मूज राज्य के शासक को वहां एक दुर्ग स्थापित करने की इजाज़त देने पर मजबूर किया। परंतु पुर्तगालियों की सफलता वास्तविक होने की बजाय सतही थी। आरंभ से ही उन्हें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बाहरी चुनौती के स्रोत तुर्क थे। कभी कभी अरब और कोई कोई भारतीय शासक भी उनके साथ हो जाते थे। सीरिया, मिस्र और अरब को जीतने के बाद तुर्कों ने पूर्वी यूरोप को जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया। 1529 ईस्वी में इन तुर्कों से वियना को ही खतरा पैदा हो गया, जो मध्य यूरोप की राजधानी था और उसकी सुरक्षा का मध्य दुर्ग। लाल सागर के तट पर और फारस की खाड़ी में तुर्कों की शक्ति की अभिवृद्धि को देखते हुए लग रहा था कि हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्कों और पुर्तगालियों के बीच टक्कर अवश्यंभावी थी। उस्मानिया साम्राज्य के आला वजीर लुत्फी पाशान ने 1541 ईस्वी में महाप्रतापी सुल्तान सुलेमान को लिखा कि पूर्ववर्ती सुल्तानों में से कईयों ने भूमि पर शासन किया, लेकिन समुद्र पर किसी ने नहीं। समुद्री लड़ाई में काफिर हमसे आगे हैं, हमें उन्हें मात देनी है। गुजरात के व्यापार और तटवर्ती क्षेत्रों पर बढ़ते हुए पुर्तगाली खतरे को ध्यान में रखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मानिया सुल्तान के पास अपना दूत मंडल भेजकर उसकी जीतों पर उसे बधाई दी और उससे सहायता की याचना की। उत्तर में उस्मानिया सुल्तान ने अरब देशों के तटों में अशांति मचाने वाले काफिरों अर्थात पुर्तगालियों से लड़ने का इरादा जाहिर किया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार दूत मंडलों और पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। पुर्तगालियों को लाल सागर से निकाल बाहर करने के बाद 1529 ईस्वी में उस्मानिया सुल्तान ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक शक्तिशाली बेड़ा भेजा। बहादुर शाह ने उसकी खूब आवाभगत की और 2 तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर सूरत और दीव का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इनमें से रूमी खां आगे चलकर एक महान तोपची के रूप में खूब नाम कमाने वाला था। कुछ स्थानीय अधिकारियों के साथ षड्यंत्र और साठगांठ करके 1531 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस्मानिया सेनापति रूमी खां ने इस आक्रमण को विफल कर दिया और इस तरह पुर्तगाली पश्चिमी तट पर जरा नीचे की और चौल में एक किला बनाने में कामयाब हो गए। इससे पहले कि गुजरात तुर्की संधि के पुख्ता हो, गुजरात पर एक और बड़ा संकट आ गया। दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। इससे खतरे का सामना करने के लिए बहादुर शाह ने बेसिन पर द्वितीय पुर्तगालियों को दे दिया। मुगलों के खिलाफ एक रक्षात्मक और आक्रामक संधि भी की गई और एवं पुर्तगालियों को दीव में एक किला बनाने की इजाज़त दे दी गई। इस प्रकार पुर्तगाली गुजरात में अपने पैर जमाने में कामयाब हो गए, लेकिन पुर्तगालियों को दी गई इन रियायतों के लिए बहादुर शाह को शीघ्र ही पछताना पड़ा। मुगलों को गुजरात से बाहर निकालने के बाद बहादुर शाह ने एक बार फिर तुर्की के सुल्तान से मदद मांगी और दीव में पुर्तगालियों की शक्ति प्रसार रोकने की कोशिश की। जब बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच समझौते के लिए वार्ता चल रही थी, उस समय बहादुर शाह दीव के किले के गवर्नर के एक जहाज पर था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। गवर्नर के साथ उसके 2 हाथ हुए, जिसमें गवर्नर मारा गया। बहादुर शाह ने जहाज से कूदकर तैरकर किनारे आने की कोशिश की, लेकिन डूबकर मर गया। यह बात 1536 ईस्वी की है। यद्यपि उस्मानिया सुल्तान इस्लाम के ध्वजधारी होने का दावा करते थे और इसीलिए वे स्वयं को पुर्तगालियों का विरोधी बताते थे, लेकिन उन्होंने फारस की खाड़ी में या उससे आगे पुर्तगालियों की शक्ति का कभी जमकर विरोध नहीं किया और उन्होंने यह ढुलमुल रवैया इस तथ्य के बावजूद अपनाए रखा कि तोप खाने के विकास के क्षेत्र में और जरा कम सीमा तक नौसेना के मामले में भी तुर्क पश्चिमी दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्क नौसेना का बोलबाला था और कभी कभी तो
वह जिब्राल्टर से आगे भी धावा बोल देती थी। पुर्तगालियों के खिलाफ भारतीय समुद्र में अपनी नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन तुर्कों ने 1536 ईस्वी में किया। उनके बेड़े में गैलियन किस्म के 45 जहाज थे, जिन पर 7,000 थल सैनिकों का, जाने रस्साइयों को मिलाकर 20,000 लोग सवार थे। बहुत से नाविकों को अलेक्जेंड्रिया केंद्रिया में स्थित वेनेसियाई गैलीलियो जहाज की एक किस्म से बुलाकर बेड़े में शामिल किया गया। इस बेड़े का कमांडर 83 वर्षीय सुलेमान पाशा था, जो सुल्तान का सबसे विश्वास पात्र आदमी था और कैरो काहिरा का शासक नियुक्त किया गया था। 1538 ईस्वी में द्वीप पहुंचकर इस बेड़े के उस पर घेरा डाल दिया। दुर्भाग्यवश तुर्क नौसेनापति ने कुछ उद्दंडतापूर्वक व्यवहार किया, जिससे गुजरात के सुल्तान ने उससे अपना समर्थन वापस ले लिया। 2 महीनों तक घेरा डाले रहने के बाद द्वीप को मुक्त कराने के लिए एक जबरदस्त पुर्तगाली बेड़े की आगमन की सूचना पाकर तुर्की बेड़ा वहां से हट गया। आगे भी 2 दशकों तक पुर्तगालियों पर तुर्कों का खतरा बना रहा। 1581 ईस्वी में पेरी रईस ने, जिसे कालीकट के जमोरीन से मदद भी मिली थी, मस्कट और ओमरोज के पुर्तगाली किलों का आक्रमण कर दिया। इस बीच पुर्तगालियों के दमन के शासक के इस द्वीप को छीनकर अपनी स्थिति मजबूत बना ली। अंतिम उस्मानिया नौसैनिक आक्रमण अली रईस के नेतृत्व में 1554 ईस्वी में हुआ। इन आक्रमणों की विफलता के बाद तुर्कों का रुख बिल्कुल बदल गया। 1566 ईस्वी में उस्मानियों और पुर्तगालियों के बीच इस शर्त पर समझौता हो गया कि भारत के साथ मसालों के व्यापार में दोनों का हिस्सा होगा और अरब सागर में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तुर्कों ने एक बार फिर अपना पूरा ध्यान यूरोप में केंद्रित किया। इस समझौते से पुर्तगालियों के खिलाफ भारत में मुगलों के उदयमान साम्राज्य के साथ उस्मानियों के गठजोड़ का रास्ता बंद हो गया और इसके अपने कुछ आर्थिक परिणाम हुए, जिनकी चर्चा हमें आगे होगी। भारतीय व्यापार, समाज और राजनीति पर पुर्तगाली प्रभाव। आरंभ से ही पुर्तगाली न तो हिंद महासागर के विस्तृत क्षेत्र की निगाहबानी के लिए कोई इंतजाम कर पाए और न व्यापार और व्यापारियों पर नियंत्रण रख पाए। उन्होंने जो करने की कोशिश की वह सिर्फ यह थी कि कुछ माल के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लें और कुछ के व्यापार पर कर वसूल लें। मसलन काली मिर्च, शस्त्रास्त्रों, गोला बारूद और लड़ाई में काम आने वाले घोड़ों के व्यापार पर पुर्तगाल के राजा का एकाधिकार की घोषणा कर दी गई। किसी भी देश को, यहाँ तक कि खानगी तौर पर पुर्तगालियों को भी इन चीज़ों का व्यापार करने को छूट नहीं थी। दूसरी वस्तुओं के व्यापार में लगे जहाज़ों को पुर्तगाली अधिकारियों ने एक अनुमति पत्र लेना पड़ता था। पुर्तगालियों ने इस बात की भी पेशकश की कि पूर्व की ओर या अफ्रीका को जाने वाले सभी जहाज गोवा से होकर गुजरें और वहां पर सीमा शुल्क अदा करें। इन नियमों को लागू करने के लिए पुर्तगालियों ने अपनी ही मर्जी से अपने को यह अधिकार दे डाला कि वे जहाज की तलाशी दे सकते हैं जिनके निषिद्ध व्यापार में लगे होने का संदेह है। तलाशी देने से इनकार करने वाले जहाज़ों को लड़ाई में लगा मानकर उन्हें डुबो दिया जा सकता था, उन पर कब्जा कर लिया जा सकता था। ऐसे जहाज़ों में सवार स्त्री पुरुषों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। इससे बराबर झगड़े होते रहते थे। इससे शीघ्र ही पुर्तगालियों को एहसास हो गया कि इस तरह की पाबंदियां लगाने और रोक टोक करने से उन्हें समुद्र में जितना लाभ होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन पर हानि होती है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार एशियाई समुद्रों के खुले व्यापार की परंपरा के विरुद्ध था और इसलिए सभी इसे नापसंद करते थे। यह सच है कि बहुत से अरब और भारतीय जहाज़ों पर बंदूकें और सिपाही हुआ करते थे, लेकिन वह तो मुख्य रूप से जलदस्युओं के सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी और यह बात जग जाहिर थी कि मालाबार और अरब के तटों पर जलदस्युओं की भरमार थी। पुर्तगालियों को एशियाई व्यापार तंत्र के प्रतिष्ठित रूप बदलने में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। सबसे अधिक लाभदायक एशियाई व्यापार पर अरबों और गुजरातियों का वर्चस्व कायम रहा। इस व्यापार के तहत भारत से यहाँ के बने कपड़े और थोड़े बहुत चावल तथा शक्कर बाहर भेजे जाते थे और बदले में भारत को दक्षिण पूर्व से मसाले, पश्चिम एशिया से सोना और घोड़े तथा चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते थे। आरंभ के 1-2 दशकों को छोड़कर पुर्तगाली यूरोप में काली मिर्च के व्यापार पर भी अपना एकाधिकार अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाए। 16वीं सदी का अंत होते होते निकट पूर्व और मिस्र के सागर से होकर उतनी ही काली मिर्च पहुंचने लगी जितनी पहले पहुंचती थी। इस कारण कुछ तो यह था कि एशिया कुछ उस काल के महान साम्राज्यों ने थल मार्ग से होने वाले व्यापार को सुरक्षा और बढ़ावा दिया और कुछ यह था कि गुजरातियों ने काली मिर्च की आपूर्ति का एक नया मार्ग निकाल लिया जो सुमात्रा के अचीन से लक्षद्वीप तथा लाल सागर होते हुए मिस्र तक पहुंचता था और यह ऐसा मार्ग था जिस पर पुर्तगाली नौसेना का कुछ बस नहीं चलता था। पुर्तगाली गोवा को
एशियाई व्यापार का प्रधान केंद्र भी नहीं बना सके, लेकिन अपनी कारगुजारियों से उन्होंने मालाबार तट के व्यापार पर तथा बंगाल के जलमार्ग से होने वाले व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य डाला। मगर जापान के साथ भारत का व्यापार आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही है। भारत वहां से तांबे और चांदी का आयात करता था। कुछ समय पश्चात जापान ने इस व्यापार का प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा पुर्तगालियों को यह दिखा देने का श्रेय भी प्राप्त है कि भारत जैसे सुविकसित देश के भी व्यापार में बाधा डालने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था। पुनर्जागरण काल के से यूरोप में विकसित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को भारत पहुंचाने वाले सेतु का भी काम पुर्तगाली नहीं कर पाए। इस कारण किसी हद तक यह था कि खुद पुर्तगालियों पर पुनर्जागरण का प्रभाव नहीं हुआ था जितना इटली और उत्तर यूरोप पर हुआ था, बल्कि बाद में तो जब जेसुइटों के नेतृत्व में कैथोलिक धार्मिक प्रतिक्रिया ने जोर पकड़ा तो पुर्तगालियों ने पुनर्जागरण की प्रवृत्ति का विरोध तक करना शुरू कर दिया। अलबत्ता वे आलू, तंबाकू, मक्का, मूंगफली आदि कई मध्य या अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत तक पहुंचाकर यहां इनकी खेती की शुरुआत करने में सहायक रहे, लेकिन इनका व्यापक चलन मुगलों की शक्ति के उदय के बाद ही हुआ। 1565 ईस्वी में बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर की पराजय के बाद दक्षिणी राज्यों में पुर्तगालियों की दक्षिणी तट से निकाल बाहर करने के लिए संगठित प्रयास करने का साहस जगा। जब तक बीजापुर को दक्षिण में विजयनगर से खतरा था, पुर्तगालियों से शांति बनाए रखना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि घोड़ों के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था और यदि बीजापुर उनसे शत्रुता करता तो वे इस व्यापार का रुख विजयनगर के पक्ष में मोड़ सकते थे। 1577 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अहमदनगर के सुल्तान के साथ एक समझौता किया। इस गठजोड़ में कालीकट के जमोरिन को भी शामिल कर लिया गया। मित्र शक्तियों ने पुर्तगालियों के प्रभुत्व क्षेत्र में घुसकर उनके ठिकानों पर हमला करने का निश्चय किया। आदिल शाह ने खुद ही सेना लेकर गोवा पर आक्रमण कर दिया। उधर निजाम शाह ने चौल पर आक्रमण कर दिया, परंतु पुर्तगालियों की नौसेना समर्थित रक्षा व्यवस्था एक बार फिर भारतीय ताकतों के लिए बहुत मजबूत साबित हुई। इस प्रकार भारतीय समुद्रों और दक्षिणी तट के नियंता के रूप में पुर्तगालियों की स्थिति बरकरार रही।